नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनवरी फरवरी में 6 करोड़ टीकों का निर्यात करने की क्या जरूरत थी, आखिर भारतीयों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। प्रियंका ने सरकार पर वैक्सीन की कमी को लेकर ठोस राजनीति नहीं होने का आरोप लगाया है। कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों हो गई। प्रियंका ने मोदी सरकार से सवाल किया कि दुनिया में ऑक्सीजन उत्पादन करने में भारत सबसे ऊपर है, फिर भी यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। जानकारों के अनुसार दूसरी लहर के बारे में सचेत किया था, लेकिन अपने देना उचित नहीं समझा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश इस समय महामारी से जूझ रहा है, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को सुझाव दिए हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं 2,000 से ज्यादा मरीजों की जान भी गई है। 1,66,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 मामले सामने आए। वहीं पर ही 519 मरीजों ने दम तोड़ा है, जबकि 54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राज्य में हर दिन कोरोना मरीजों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। इसकी अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। नए दिशा निर्देशों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 28,395 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 277 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा में 50,000 के करीब एक्टिव केसेस। 24 घंटे में करीब 8,000 नए बीमारों की पुष्टि हुई है। 35 मरीजों ने जान गंवाई है। दिल्ली से सटे जिलों के हालात खराब। हरियाणा में डीआरडीओ 2 कोविड अस्पताल बनाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया कि पानीपत और हिसार में कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। दोनों जिलों में 500 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। तुरंत प्रभाव से काम शुरू करने के आदेश दिए। फरीदाबाद में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर डीसी गरिमा मित्तल ने 3 अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। ये अधिकारी कोरोना मरीजों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में दवाई, बेड, ऑक्सीजन समेत कई मरीज से होने वाले इलाजों की 3 अधिकारी ध्यान रखेंगे। सीटीएम मोहित कुमार, एएसपी सतपाल यादव और एसएमओ डॉक्टर गजराज को जिम्मेदारी दी गई। यमुनानगर के सबसे व्यस्तम बाजार मीराबाई बाजार के अंदर न तो दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही खरीदार। नियमों के बारे में पूछने पर लोगों के अलग अलग तरह के बहाने सुनने को मिल रहे हैं। कई लोग चेहरे के ऊपर मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहे। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बात कार्यक्रम के तहत प्रदेश में लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि लोगों को कोरोना से बचकर रहना चाहिए। प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात नहीं। सीएम मनोहर लाल ने मजदूरों से अपील की है कि श्रमिक हरियाणा छोड़कर न जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, नई ऑक्सीजन की कोई कमी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि हम सभी की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम हर 2 दिन में मरीजों के घर पर विजिट कर रही है। उन्हें जरूरी दवाइयां और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हरियाणा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विज ने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने हाल ही में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आपदा समय भी कोई कालाबाजारी या फिर मुनाफाखोरी करता है तो उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। विज ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अगर डॉक्टर्स कोरोना के लक्षण के वाले मरीजों को बिना कोविड टेस्ट इलाज कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने बताया कि इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा में कोरोना के नए स्ट्रेन से 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इन मामलों को लेकर किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना काल में लोगों की सेवा के फैसले का ऐलान किया है। धनखड़ ने घोषणा की है कि 14 घंटे सभी जिलों की मेडिकल हेल्पलाइन शुरू रहेगी। धनखड़ ने कहा है कि हर जिले पर अलग हेल्पलाइन नंबर होगा। धनखड़ ने कहा कि जिन लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए, जैसे बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उसके लिए हेल्पलाइन लगाई गई।
धनखड़ ने कहा है कि एक और हेल्पलाइन चलाई जाएगी, इसका नाम आपूर्ति हेल्पलाइन होगा। पूरे परिवार के इन्फेक्टेड होने के बाद हमारे कार्यकर्ता तमाम जरूरत की चीजों को पहुंचाएंगे। धनखड़ ने कहा कि सांसद और विधायकों को भी मदद के लिए कहा गया है, टीम का गठन करके मदद करें। युवा मोर्चा प्लाज्मा बैंक की भूमिका पर पूरी तरीके से काम करे, प्लाज्मा बैंक की डायरेक्टरी तैयार की जाए। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी जैलजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बातों पर डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान निंदनीय है। प्रवासी मजदूरों को पलायन को लेकर सैलजा ने कहा है कि मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पिछले साल भी प्रवासी मजदूरों को मुसीबत हुई थी। किसान आंदोलन को लेकर शैलजा ने कहा कि बीजेपी नेता आम लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, किसानों ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों ने देश को इस हाल में पहुंचा दिया है। विदेश में करीब 70% वैक्सीनेशन हो चुका है, हमारे पीएम के पास वैक्सीनेशन को लेकर कोई विजन नहीं। रेवाड़ी के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते ऑक्सीजन की मांग को लेकर मरीज के परिजन जिला सचिवालय पहुंचे। वहीं जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ समय के लिए बची है। पहले रेवाड़ी जिले में सभी अस्पतालों में राजस्थान के भिवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से सप्लाई बंद है। जिला प्रशासन का कहना है कि पानीपत से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में 100 सिलेंडर ऑक्सीजन प्रतिदिन डिमांड की जा रही है, लेकिन अब ये संख्या डबल हो गई। गुरुग्राम में 2344 नए मामले सामने मिले। जिले में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 842 रिकवर हुए हैं। 14,270 कुल मरीजों के एक्टिव मामले। रेवाड़ी में सार्वजनिक जगहों पर भीड़ के चलते कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है। जिले में कुल 300 से ज्यादा एक्टिव केस। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 8 सीनियर डॉक्टर समेत 14 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। सीएमओ ने लोगों से गाइडलाइन की पालन करने की अपील की। बढ़ते कोरोना केस को लेकर हरियाणा सरकार ने रोडवेज के लिए कुछ स्पेशल हिदायतें जारी की हैं। बसों में बैठने वाली सवारियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। बस में 50% यात्री सफर कर सकेंगे। हालांकि सड़क पर सरकार ने कोरोना के नियम तोड़ने पर नजर रखे हुए हैं। कंडक्टर का कहना है कि हम लोग एक सीट छोड़कर बैठने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। बस कम होने से सवारियां बढ़ रही हैं। रोडवेज बसों में आदेशों की धज्जियां उड़ाने को लेकर अंबाला रोडवेज डीएम का कहना है कि लापरवाही की बात उनके संज्ञान में आई है, मामले में जल्द सख्ती की जाएगी। बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से हरिद्वार, देहरादून और कोटा जाने वाली बसों को आगामी आदेशों तक बंद रखने की बात कही है। बस सेवा बंद होने से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बस सेवा बंद होने से रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन लगने से गोहाना से दिल्ली, आगरा और जयपुर रूट पर चलने वाली बसों में भी बंद हो सकती है। बढ़ते कोरोना केस को लेकर अंबाला रेलवे प्रशासन अलर्ट है। यूटीएस काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य पॉइंट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए महिला और पुरुष टीटी की टीम तैनात कर दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी रेलवे स्टेशन पर लगातार लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मास्क न पहनने वालों लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के बीच दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। फरीदाबाद में दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को रोककर उनसे दिल्ली जाने की वजह पूछी जा रही है। बाहर से दिल्ली आने वाले से मूवमेंट के पास मांगे जा रहे हैं। बिना वजह दिल्ली में एंट्री करने वालों को वापस फरीदाबाद भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली में फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए नाकेबंदी कर दी गई है। कैथल में 24 घंटे में 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 19 दिन में 5वीं बार 100 से ज्यादा मरीज मिले। नरवाना में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में 92 मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोरोना से अब तक नरवाना में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के गुरुग्राम में जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 1000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पहली गांधीगिरी के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है और वाहन चालकों को मास्क पहनने के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिसकर्मी गली गली जाकर लोगों को, खासकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाने पर नजर दिए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी।
लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आदेश के बाद अम्बाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। रात के समय अम्बाला पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विनोद कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के समय में घर से बाहर घूम रहे युवाओं को दंड बैठक लगवाई। पुलिस का ने भी माना है कि दंड बैठक केवल इसलिए करवाई जा रही है ताकि युवाओं को एहसास हो कि वो नियमों को ताक पर रखकर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने अन्य वाहनों की भी चेकिंग की और नियम तोड़ने वालों की पर कार्रवाई की। वहीं कैंट डीएसपी और थाना प्रभारी चेकिंग करते रहे। सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रही बात दंड बैठक की, तो यह एक प्रक्रिया है। किसी को समझाना पड़ता है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालना करवाई जा रही है। आने जाने वालों पर चेकिंग की जा रही है। लोगों से कहां जा रही हैं इस बारे में पूछा जा रहा है। रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। डीएसपी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया है कि नाइट कर्फ्यू की पालना हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। फरीदाबाद में अब रक्तदान शिविर लगाना आसान नहीं होगा। सरकार ने रक्तदान शिविर को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सरकारी अस्पताल के साथ साथ जिला उपायुक्त ने अनुमति लेनी होगी। रक्तदान शिविर के लिए सारा ब्यौरा जमा करना होगा। दरअसल बीते दिनों रक्तदान शिविर में एकत्रित किए गए रक्त के व्यर्थ जाने के मामले सामने आए हैं। इसके बाद यह फैसला लिया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा को फसल खरीद को लेकर जानकारी दी। दलाल ने कहा है कि बस 10-12 दिन के अंदर ही 60 लाख मीट्रिक टन की अराइवल हुई है। जेपी दलाल ने कहा कि 70% फसल को काटने में भरवाने दिया गया है और भरे हुए कैंटरों को भी 60% तक लिफ्टिंग हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के खातों में 1,500 करोड़ की पेमेंट जा चुकी है। कृषि मंत्री के मुताबिक आड़तियों को सिर्फ आड़त मिलेगी और किसानों को उसका पूरा पैसा मिलेगा। डीसी को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगर किसी मंडी में लिफ्टिंग कमजोर है तो कोई भी निर्णय ले जिससे काम तेज की गति से हो सके। जेपी दलाल ने विपक्ष के गेहूं प्रोक्योरमेंट में घोटाले के आरोपियों पर कहा कि कुछ लोगों को घोटाले ही नजर आते हैं। ये आपकी मानसिकता है। विपक्ष को सिर्फ बयान देना और उल्टी सीधी बातें करने की आदत है। जेपी दलाल ने कहा कि सरसों की खरीद भी हमने 2 गुने दामों पर की है, जिसका रेट 6,000 है। दक्षिण हरियाणा में कुछ जिलों में बाजरा 21,500 रुपए खरीदा, जिससे सरकार को 1,500 करोड़ का घाटा हुआ। फरीदाबाद में किसानों ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि कृष्ण चौटाला पत्र लिखने का केवल ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो नरेंद्र मोदी को किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे। किसानों के द्वारा संपत्ति क्षति विधेयक को वापस लेने की मांग की गई है। कैथल में किसानों, कर्मचारियों और मजदूरों ने हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा है कि यह आंदोलन पर कुटाराघात है। किसानों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कानून 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के मकसद से दमनकारी कानून लाया गया है, जो अपने आप में औपनिवेशिक रूप जैसा है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की तो सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। करनाल में किसान संगठन, ट्रेडर यूनियंस, कर्मचारी संगठनों ने क्षतिपूर्ति कानून को निरस्त करने की मांग की है। तमाम किसानों और संगठनों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति काले कानून को जो लागू किया है, ये सरकार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से दमनकारी कानून लेकर आई है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने डीसी से मुलाकात कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र तोमर के रवैये को लेकर शिकायत की। किसानों का आरोप है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरोना नियमों पर समझौता करते हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस अधिकारी बीजेपी के कार्यक्रमों में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर अनुमति दे रहे हैं। वहीं किसानों को कोरोना के नियमों के नाम पर परेशान किया जा रहा है।
हरियाणा की मंडियों में शनिवार और रविवार को बंद रही गेहूं खरीद फिर से शुरू कर दी गई। मंडियों में 2 दिन बाद होने से आढ़तियों और किसानों दोनों को राहत मिली। आढ़तियों का कहना है कि खरीदा हुआ अनाज एकत्रित हो गया है, उठान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मंडी में और गेहूं खरीदने के लिए जगह नहीं बची है, लेकिन सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। फरीदाबाद में अनाज मंडी में बारिश से गेहूं भीग गया। बारिश से बचने को लेकर मंडी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। 3-4 दिन पहले भी बारिश से फसल भीग गई थी, लेकिन मंडी प्रशासन भी लापरवाह दिखा। गोहाना के खेड़ी दमकन गांव में खेतों में लगी आग से 30 एकड़ फसल अवशेष जलकर खाक हो गए। किसानों का कहना है कि ये फसल अवशेष चारा बनाया जाता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए गठित कार्यकारी समिति की पहली बैठक हुई। गेम के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली, चंडीगढ़ में आयोजित होगा। 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंडर 18 कैटेगरी के खेल आयोजित किए गए। साथ ही ब्रिक्स गेम 2021 के कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए गए हैं कि खेलो इंडिया गेम्स के लॉन्च समारोह का आयोजन कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करते हुए किया जाएगा। इस समारोह में प्रतिष्ठित खिलाड़ियों व जिन राज्यों के पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। चरखी दादरी में अनजान शख्स ने रोडवेज डिपो पर महाप्रबंधक को धमकी भरा पत्र लिखा है। खत के जरिए रोडवेज महाप्रबंधक ने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। मामले में जीएम दादरी ने पुलिस अधीक्षक की शिकायत ली है। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। खत में बिश्नोई गैंग लिखा हुआ बताया गया। करनाल के गांव काचवा में एक महिला की सोने की बालियां छीनकर भागने वाले एक शख्स को पकड़ा गया। वारदात के वक्त महिला के शोर मचाने पर लोगों ने स्नैचर्स को पकड़ लिया और जमकर पीटा। स्नैचर की पिटाई के बाद गांव के लोगों ने उसे सीआईए के हवाले कर दिया। आरोपी युवक पानीपत के पास गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि बाइक पर ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। नूह थाना क्षेत्र के गांव में एक शख्स का शव बरामद किया गया है। शख्स के सिर पर गोली लगी हुई है। शख्स के परिवार वालों का आरोप है कि पैसों के लेन देन के चलते ससुराल वालों ने दामाद की हत्या कर दी। नूह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी में रखवाया। वहीं लड़के के परिजनों के आरोपों के मुताबिक पुलिस मामले की जांच में जुटी। तावड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए के इनामी बदमाश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के से एक देसी कट्टा, पिस्टल और रॉड बरामद की। बदमाश जावेद उर्फ जाबिद को पुलिस मुठभेड़ के बाद दीवार कूदकर भागने के कारण चोट लगी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जज्जर कोसली रोड पर ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव ढाकला की रहने वाली मनोज के तौर पर हुई है। मनोज कुराना गांव के पास किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ड्यूटी पर जाने के लिए गांव से निकला था। पुलिस ने मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सिकंदरपुर गांव के पास फतेहाबाद की ओर से आ रही रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लंबी दूरी तक बाइक के घसीटे जाने पर बस में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां दोनों मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बस में आग लगते ही सभी सवारियां बस से उतार दी गईं और सभी को सकुशल दूसरी बस में बिठाकर रवाना किया गया। टोहाना के गोदाम में यूपी से सस्ती गेहूं लाने के मामले में कार्रवाई करते हुए मार्केट कमेटी ने फर्म से हजारों रुपए की मार्केट फीस और जुर्माना वसूला। कमेटी ने आढ़तियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि गलत तरीके से काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्केट कमेटी सचिव को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से यूपी से गेहूं लाया जा रहा है, जिसे अनाज मंडी में बिना मार्केट फीस दिए बेचा जाएगा, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर 346 क्विंटल गेहूं पकड़ा। बुलंदशहर में ट्रक की भीषण टक्कर से वैन सवार 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूर जिनसे अपने घर लौट रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी और सिविल
सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखने के लिए कहा है। इसके अलावा सिविल सेवा दिवस पर देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामनवमी के शुभ पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लिखा कि सभी का जीवन सुखमय, शांति, उत्साह से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना करता हूं।